घरोंडा की बात करते हैं। घरोंडा के विकास में आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या क्या प्रायोरिटीज हैं? कितना पुराना रघबीर विहार बसा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम भी आते थे शुरू से। बारिशों में तो ऐसा हो जाता था भाई, जो पार्टीज में आए तैयार हो के वो भी सारे कीचड़ में भर के अंदर जा रहे हैं। पर्यावरण को लेके आपका क्या नजरिया है? क्योंकि जिस तरह से AQI बढ़ रही है, अभी दिल्ली में के अंदर 700 800 900 तक चला गया, और पूरे वर्ल्ड के अंदर हम बहुत ही एक खतरनाक स्थिति हम कह सकते हैं। हैजर्ड्स है, इतनी हेल्थ इशू हो रहे हैं, सांस की तकलीफ बढ़ रही है, स्किन की तकलीफ बढ़ रही है लोगों के अंदर। और घरोंडा के अंदर, क्योंकि घरोंडा भी NCR में आता है, तो यहाँ भी उसका प्रभाव देखने में मिल रहा है। 500 600 तक तो कभी कभी AQI यहाँ भी चला जाता है। जिस तरह से हम साफ सफाई कराते हैं शहर में, हमें बड़ी समस्या आती है। जो लोग मेन बाजार के नाले हैं ब्लॉक हुए रहते हैं, लोग क्या करते हैं, कूड़ा झाड़ू मारेंगे, अपनी वहाँ से निकाल के शॉप से नाली में डाल देंगे, चाहे उसमें पनी है चाहे कुछ भी है, लेकिन ये जाके आगे पर्यावरण को इतना नुकसान पहुँचाती है। हम अपने घर की भी तो सफाई करते हैं ना, तो हम अपने आस पड़ोस की सफाई क्यों ना रखें? और प्लास्टिक की जहाँ तक बात है, तो पूरी दुनिया के अंदर प्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। हम सबको पता है कि हम खतरे के ज्वालामुखी के ऊपर बैठे हुए हैं। आने वाले 20-25 सालों में 2050 तक रहते रहते हमारी धरती रहने के लायक नहीं रहेगी। 10,000 का लोन दिया, वो जब उसने रीपे कर दिया फिर 20,000 का दे दिया, फिर 20,000 के बाद 50,000 का कर दिया, उसको 1 लाख का कर दिया। भाई जैसे अपना वो रोजाना मतलब किसी और के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, तो हमने जो उसके खाली एरिया था उसको कट करके उसके अंदर से जिगजैग वे में कॉलोनीज अप्रूव करा दी। उसका फायदा ये हुआ कि वो कॉलोनी अप्रूव्ड होगी, नहीं तो वो भी कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं होनी थी। एक बच्चा हमारे कोंड गाँव से लगा, तो वो कहता मैं किसका धन्यवाद करूँ भाई, सरकार पे भी मेरा बच्चा लगा, उसके खाने के लिए रोटी तक नहीं थी करनी। दोस्तों, बियॉन्ड बाउंड्रीज के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। हर बार की तरह से ही इस बार भी हमारे साथ एक विशेष व्यक्तित्व हैं। आइए आपका उनके साथ परिचय कराता हूं। हमारे साथ हैं श्री हैप्पीलक गुप्ता, जो चेयरमैन है घरोंडा नगर पालिका के, युवा राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने अपनी एजुकेशन लॉ में की है, LLB किया है। वो एक बिजनेसमैन भी हैं और एक बहुत ही प्रतिष्ठित और राजनीतिक परिवार के होनहार युवा राजनीतिज्ञ हैं। उनके दादा श्री रुलिया राम जी घरोंडा के MLA रहे हैं। उनके पिताजी ने भी सारी उम्र बहुत साफ सुथरी राजनीति की है, जो लाला सोहनलाल गुप्ता के नाम से प्रसिद्ध हैं। आजकल भाजपा के वरिष्ठ लीडर हैं। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चेयरमैन श्री हैप्पीलक गुप्ता का। आपका स्वागत है चेयरमैन साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज हम घरोंडा के बारे में बात करेंगे, आपके बारे में बात करेंगे, आपकी नीतियों के बारे में बात करेंगे, और हम अपने घरोंडा को और ज़्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं, इन सब विषय में बात करेंगे। हर मंजिल की शुरुआत, हर मंजिल तक पहुंचने की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। आपको भी राजनीति में आने की प्रेरणा कैसे मिली? वैसे तो आपका पूरा परिवार ही राजनीति में रहा है, स्वाभाविक है, वो बीज बचपन से डला होगा, जीन्स में ही आपकी वो चीज़ आई होंगी। लेकिन कोई ऐसा वाकया कभी रहा हो जिसने आपको प्रेरित किया हो कि मैं राजनीति के जरिए लोगों की सेवा करूँगा, समाज की सेवा करूँगा? ऐसा है, जो मेरा लाइफ थी, एजुकेशन मैंने ली, उसके बाद जो मैं बिजनेस में ही था, बिजनेस कर रहा था अपने पिताजी का जो पैटर्नल बिजनेस है जी, उसी को मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा था। उसमें और इम्प्रूवमेंट करके बड़ी यूनिट्स हमने बनाई। जैसे पहले शोडी यान की थी, उसको ब्लैंकेट में कन्वर्ट करा, ब्लैंकेट भी पहले पोलर में करा, फिर मिंक में। इसी तरफ ध्यान था विशेष तौर पे, क्योंकि मेरे फादर पॉलिटिक्स में भी बिजी रहते थे, तो इंटरेस्ट तो चलो बिजनेस देखना ज़्यादा पड़ता था। जी। तो बिजनेस पॉलिटिकल फैमिली तो पीछे से ही है। जैसे आपने भी बताया, मेरे दादाजी यहाँ से 2 बार MLA रह चुके थे, घरोंडा शहर से ही 2 बार वो, और हारे भी चुनाव, 4 चुनाव लड़े, लेकिन बहुत ही कम मार्जिन से। 124 वोट से एक बार हारे, और फिर कुल 12 वोट से। तो उसके बाद पापा ने टेक ओवर कर लिया पॉलिटिक्स में। जैसे सारे 4 भाई हैं पापा, और उनमें से पापा ने पॉलिटिक्स में टेक ओवर किया। तो उनका इंटरेस्ट भी था, उन्होंने बहुत स्ट्रगल भी करा। 40 साल तक वो कांग्रेस में रहे। फिर चुनाव एक बार 82 में लड़ा था, फिर आखिरी में अब 2014 में फिर ट्राई करा था। तो वो फिर उन्होंने चुनाव लड़ा, सक्सेस नहीं मिली, कहीं ना कहीं पार्टी से टिकट भी नहीं मिल पाई जी। और फिर उन्होंने सोचा कि भी चलो मैं चुनाव लड़ना ही है, तो एक बार मौका लेके देखते हैं। तो पब्लिक ने सपोर्ट भी करा, लेकिन एक भाग्य की बात होती है कि भाई बिना भाग्य के कुछ नहीं मिलता। आप मेहनत करना आपका फर्ज है, और साथ में लक होना भी बहुत जरूरी बात है। सही कह रहे। तो जैसे कि अब पिछले कुछ दिनों बाद पहले ये हुआ कि भी म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव आ रहे हैं, और ये डायरेक्ट हो चुके हैं। डायरेक्ट पब्लिक आपको डायरेक्ट होना है, पब्लिक सीधा आपको चेयरमैन चुनेगी। उसमें MCs का जैसे पहले रोल होता था, तो उतना रोल नहीं है चेयरमैन बनाने में। बाकी चलो
बाकी कमेटी की वर्किंग में तो है। डेफिनेटली सपोर्ट तो उनकी रहेगी तो आपके ये एक बड़ा इलेक्शन हो गया जी, एक तरह से मिनी एमएलए का इलेक्शन इसको आप मान सकते हैं। बिल्कुल। तो लोगों ने पापा को कन्विंस करा भाई जैसे चलो आपकी तो अब एज हो गई है और आपका लेवल भी नहीं है ये कि भाई आप एमएलए का चुनाव लड़े हैं, तो हैप्पी है, एक अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा भी है, साफ सुथरी छवि बिजनेसमैन का, भी है, बिल्कुल बिल्कुल। शांत स्वभाव का है, तो भाई क्यों ना भाई एक राजनीतिक जो एक अच्छा घरोंडे को भी क्यों ना एक अच्छा चेयरमैन दिया जाए, और आपकी तो विरासत में है ये। तो अपनी फैमिली की लेगेसी को आप कैरी ऑन कर रहे हो। हाँ, तो मैं तो बिल्कुल, पापा ने मुझसे बात करी कि भाई मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं कि ये बड़ा चुनाव हो गया है तो घरोंडा को एक अच्छा चेहरा चाहिए, और तेरे लिए काफ़ी लोग प्रेरित हैं कि भाई ये एक अच्छा लड़का है, जैसे तेरा पता चलता है मार्केट से भी, और चलो अपने को तो अच्छा से भी लगते हैं। जी, तो मेरे तरफ से यही है कि भाई चल बाबा जी की इसको आगे लीगेसी को कैरी करते हुए कि भाई तू इसको आगे बढ़ाए, तो मैं तेरे को कुछ समय देता हूँ सोचने के लिए। तो इस तरह से मेरी एंट्री हुई। तो जैसे उन्होंने मुझे प्रेरित करा बाबा जी के नाम से, कह लो कि भाई चलो एक हमारी फैमिली में सेवा का भाव है, भाई मैंने भी सेवा करी, बाबा जी ने भी करी, लेकिन अब दोबारा काफ़ी गैप आ चुका है, कोई राजनीतिक पोजीशन पे रह के नहीं करी, एक पार्टी में बतौर नेता रह के तो करी, लेकिन एक पब्लिक के थ्रू जो पद मिलता है उस पद के थ्रू नहीं की। तो भाई मैं तेरे को कह रहा हूँ भाई एक बार सोच के भाई बाबा जी को भाई जैसे, या मेरे लिए भी कि भाई मैंने सारी उम्र लगा दी, लेकिन स्वाभाविक है। हाँ, फादर पिता एक चाहता है कि उसका बच्चा उससे ज्यादा बेहतर करे, उससे ज्यादा आगे जाए। उन्होंने इतने साल की जो मेहनत की वो आपके रूप में उन्होंने आगे बढ़ाने का काम तो भाई किया। लोगों ने भी कन्विंस करा, पापा ने भी कन्विंस करा, तो इस तरह से मेरी एंट्री एक राजनीति में हुई। नहीं तो मेरा तो बिजनेस में ही इंटरेस्ट था। मतलब आप स्वाभाविक रूप से पॉलिटिशियन नहीं है, आपको एक मौका मिला, प्रेरणा मिली, घर से मिली, तो इसलिए फिर आपने राजनीति में कदम रखा। अभी लगभग 1 साल होने वाला है। नहीं, 2.25 साल हो चुके हैं। अभी आपको 2.25 साल राजनीति में हो गए हैं, चेयरमैन घरोंडा के बने हुए। तो अभी आपको क्या लगता है कि आपके अंदर वो जो एक नेचुरल जो एक राजनीतिज्ञ का एक भाव आना चाहिए, एक राजनीति का भाव आना चाहिए, राजनीति की प्रेरणा आनी चाहिए, उसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल पाते हैं? अभी नहीं, अभी मैं कंफर्टेबल कम ही पाता हूँ। धीरे धीरे हो रहे हो। क्योंकि एक्चुअली जब लोग आते हैं काम को लेकर तो मेरा भी मन करता है भाई इनका काम हो जाए, चाहे कोई अनअप्रूव्ड एरिया में है, चाहे कोई कैसे भी है, लेकिन मेरे अंदर अभी ये रहती है भावना कि मैं इसको सही बात बताऊं, गाइड सही करूं। नहीं तो चलो राजनीतिक होते हैं, कई बार कहते हैं अच्छा जी हो जाएगा, लेकिन मैं उसको सामने से कहता हूँ भाई ये काम अभी होने वाला नहीं है, तो अभी रुक के होएगा, कोशिश करेंगे इसके लिए, लेकिन अभी होने वाला नहीं है। सही पिक्चर दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरा स्वभाव ये है कि भाई मैं उसको सच बताऊं बताऊं कि भाई जो मेरे को पता है, जितनी मेरे को नॉलेज है। और कई बार लोगों को शायद ये कम भी पसंद आती है, लेकिन बाद में कहते हैं जी चलो आपने लारा नहीं दिया मुझे। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन बाद में वो अभी भी मैं मतलब उनको ये नहीं, मतलब मिसगाइड नहीं कर, मतलब एक तरह से लॉलीपॉप या इस तरह से वो नहीं दे पाता कि जो एक राजनीति में एक आमतौर पे समझा जाता है, मतलब एक जरूरी है वैसे राजनीति के लिए। तो इसलिए मैं खुद को अभी तक उसमें ढला हुआ मानता नहीं हूँ कि भाई मैं एक मतलब एफर्ट तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी एकदम से स्ट्रेट अवे मतलब यस नहीं कर सकता उस चीज को। तो ये दोस्तों ये वाली बात अपने बारे में बताना आसान नहीं होता, जो हमारे चेयरमैन आपको बता रहे हैं कि मैं उस राजनीति का वैसा हिस्सा नहीं हूँ, और राजनीति में उस तरह से काम नहीं कर पाता अभी भी जैसे एक राजनीतिज्ञ को करना चाहिए। आपने जो जीवन के अंदर इथिक्स मूल्य इकट्ठे किए हैं परिवार से, समाज से, दोस्तों से, क्योंकि हम बाई प्रोडक्ट होते हैं समाज का, समाज से हम सीखते हैं, परिवार से हम सीखते हैं, दोस्तों के बीच में रहते हैं, तो वो सारे मूल्य आपको आपकी राजनीति करने में मदद करते हैं, आगे ले जाने का काम करते हैं, या कहीं आड़े भी आते हैं मूल्य? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो आज की पब्लिक है सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, तो शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है भाई उनको भी अच्छा लगता होगा भाई ये सही बात बता देता है, शायद वो कि भाई उसको बुरा ना मान के एक बार के लिए महसूस करके भाई इन्होंने डायरेक्ट अवे मना कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसी तरह की राजनीति आगे आने वाले समय में होनी चाहिए। जो पहले वाली राजनीति थी और अब वाली राजनीति में काफी फर्क आ गया है, हर एक को अवेयरनेस हो चुकी है, हर कोई रूल्स के बारे में जानता है, तो उसको समझने में भी इतनी दिक्कत नहीं होती। हाँ, ये जरूर है शायद हमें बोलने में शायद थोड़ी दिक्कत होती होगी भाई नहीं ये ऐसे नहीं, लेकिन आने वाला जो समय मुझे लगता है तो भाई इसमें फायदा ही पहुंचेगा पब्लिक को भी और राजनीतिक को भी। अगर वो मतलब आपको सच्चाई से अवगत कराएगा तो आपको भी लगेगा भाई ये स्टेप ऐसे होने, तो आप उसके लिए प्रोसेस करोगे। फिर अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ आपको एक छोटा सा, जैसे हमारे अब विधायक जी हैं हरविंदर कल्याण जी, 3 बार से बन रहे हैं, ये भी एक रिकॉर्ड ही है घरोंडा के लिए।
लेकिन उनका भी नेचर यही है, मैं जहाँ तक उनको जितना जानता हूँ पर्सनली या जितना मैं जुड़ के उनको जान पाया हूँ, कि भाई वो एफर्ट करते हैं काम के लिए। अब नहीं तो आदमी क्या होएगा, आज से पहले भी सरकारें रही हैं, एमएलए भी रहे हैं, पक्ष के भी रहे हैं, विपक्ष के भी रहे हैं, लेकिन जो घरोंडे की मतलब एक मूलभूत मतलब जो कमी थी, या कह लो कि भाई जो मतलब मेन जरूरत थी, कॉलोनियाँ बहुत थी यहाँ पे लेकिन वो अनअप्रूव्ड थी। तो विधायक जी ने 21 कॉलोनियाँ पहले अप्रूव्ड कराई और 15 कॉलोनी अब अप्रूव्ड हो चुकी। घरोंडे शहर की बात है ये, 36 और 8 कॉलोनी और ऊपर गई हुई है अप्रूव्ड होने। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जिससे हम लोगों को बेसिक फैसिलिटी, बेसिक एमिनिटीज दे सकते हैं। अगर वो अप्रूव्ड ही नहीं होगी तो आज के समय वो नहीं है कि भाई आपने पहले की तरह भी कहीं पे भी कुछ भी एमिनिटीज दे दी, आप अप्रूव्ड करा दिया या नहीं कराया तब भी फैसिलिटी दे दी। अब जहाँ अप्रूव्ड है हम वहीं पे सुविधा दे पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा सख्त भी है कहीं ना कहीं। वो पीले तो मतलब ये एफर्ट, हाँ जी, ये एफर्ट है जो विधायक जी ने मतलब एक बेसिक चीज की तरफ लगाई। नहीं तो ये भी होता चलो भाई मैं यहाँ पाइपलाइन डलवा, लेकिन वो अप्रूव ना हो पाती, वहाँ रजिस्ट्रियाँ ना हो पाती। लेकिन उन्होंने जो बेसिक नींव हमें बना के दी, अप्रूव्ड कराई, तो उसकी वजह से फिर हम आगे की तरफ बढ़ पाए हैं। चाहे वहाँ पे कोई भी मतलब फिर समस्या हो, फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये भी हमारा सौभाग्य है कि जैसे हमारे चेयरमैन यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, डायनेमिक हैं और घरोंडा के विकास के बारे में सोचते हैं, वैसे ही हमारे बड़े भाई एमएलए घरोंडा का विकास पुरुष जिन्हें कहा जाता है, हरविंदर कल्याण, अब तो वो विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा के हो चुके हैं और बहुत अच्छे काम उन्होंने पिछले 10 सालों में किए हैं। तभी जनता ने उन्हें तीसरी बार चुना है और विधानसभा में भेजा है। तो हमें उम्मीद है कि और भी अब उनके विधानसभा के जब अध्यक्ष बने हैं तो इस कार्यकाल में और भी ज़्यादा काम हरियाणा में भी होंगे और घरोंडा में भी हमें देखने को मिलेंगे। ये अच्छी बात आपने बताई कि हमारे विधायक भी बड़े अच्छे से सब काम को, विकास के कामों को, स्पेशली समाज के कामों को बहुत अच्छे ढंग से और बहुत मनोयोग के साथ करने का काम कर रहे हैं। घरोंडा की बात करते हैं। घरोंडा के विकास में आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं? पिछले दिनों में घरोंडा में बहुत काम हुए हैं, हालांकि काफ़ी अच्छा रहा है, और आप कैसे देखते हैं कि किस तरह की जो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं और जो होने हैं, क्या क्या चीज़ आप उसमें देखते हैं? मेरे को जैसे मैंने देखा है, जितना मैंने अभी अपने कार्यकाल में, जैसे जो सबसे बड़ी जो समस्या थी घरोंडा शहर की, चाहे आप मैं ज़्यादा दूर क्यों कहूँ, मैं आप ही को देख लो, यहाँ रघबीर विहार, कितना पुराना रघबीर विहार बसा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम भी आते थे शुरू से, शादियों में भी यहाँ पे आना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मतलब सड़कें ही नहीं थी। बिल्कुल सही। तो बारिशों में तो ऐसा हो जाता था भाई, जो पार्टीज में आए तैयार होके गए वो भी सारे कीचड़ में भर के अंदर जा रहे हैं। तो मतलब मैं यही कहूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई इसकी जो बेसिक जो नींव है वो कॉलोनी को अप्रूव्ड कराना है। तो विधायक जी ने 2018 में अप्रूव्ड कराई, फिर फंड मंजूर कराए, अब जाके आज आप ये गलियां देख रहे हैं बनी है। घरोंडा बड़ा। तो मतलब बेसिक जो चीज मुझे जो लगता है लोगों को चाहिए, जो सबसे जरूरी शहर में जहाँ अनअप्रूव्ड कॉलोनीज है, उसमें सड़कें, पानी की लाइन, सीवर की लाइन, लाइटिंग, तो ये 4 चीजें हैं। बिल्कुल। तो ये तभी मिल पाती है अगर ये अप्रूव्ड हो गई हैं। हाँ, वो तो उसी को, और फंड भी चाहिए। आपके रास्ते भी तभी खुलते हैं जब कॉलोनी इंप्रूव होगी। आप काम भी तभी कर पाओगे। और कोई क्योंकि अब वो मैं समय आपको कह रहा था, जैसे ऑनलाइन की तरफ बढ़ता जा रहा है समय, हर एक चीज ऑनलाइन पे आती जा रही है, तो वो इतना आसान नहीं है कि भाई आप अनअप्रूव्ड एरिया में भी काम करा सकते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए जो बेसिक जो नींव रखनी होती है वो है कॉलोनी को अप्रूव्ड कराना। आज हम यहाँ पे आते हैं, देखते हैं भाई, हमें लगता ही नहीं कि ये वही रघबीर विहार है। तो वाकई इस मंच के माध्यम से आपका भी और कल्याण साहब का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने नहीं, वो तो चलो एक जिम्मेवारी भी बनती है, जिम्मेदारी भी बनती है। नहीं, बड़ा अच्छा हमने देखा है वो समय जब लोगों का निकलना भी मुश्किल ऐसे ही यहाँ पे एक वीर राइस कॉलोनी थी, वो भी नर की था वहाँ पे, लेकिन आज वहाँ पे भी देखोगे आप तो सारी सड़कें, पानी, सीवर, सब चीज है। तो मतलब ये एक घरोंडा शहर की बेसिक जो मैं बात करूँ तो ये बहुत जरूरी थी, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब हमारे कार्यकाल में या हमारे सेवा करने के मौका दिया आपने और हम ये सेवा कर पाए। जो आज की मतलब 40 साल पुरानी डिमांड्स थी वो हम कंप्लीट कर पाए, तो मतलब खुद को भी एक अच्छा महसूस होता है कि भाई ये चीज़ें हम कर रहे हैं। ये तो बेसिक एमिनिटीज़ की बात है। बाकी चलो आप वैसे कह लो सुविधा के लिए, तो मैं काफ़ी टाइम से सुनता आता था, चलो पहले तो हमें भी नहीं पता था, ये अपने पास ही हर्बल पार्क है यहाँ पे, तो जैसे उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर पार्क है, लोग वहाँ सैर करने आते थे, तो वहाँ गंदगी फैली रहती थी बिल्कुल 24 मतलब घंटे वहाँ पे। तो कभी कभी वो चलो कमेटी की तरफ से भी सफाई कर्मचारी आ जाता था, जब आप जैसे किसी ने कहा कि भाई एक बार यहाँ पे भाई सफाई बहुत बच्चा रोता है तो माँ दूध पिला देती है, वो थोड़ी देर के लिए सफाई हो जाती थी, फिर वही हो जाता था। लेकिन हम भी परमानेंट करनी पड़ेगी, स्टाफ चाहिए इसके लिए।
तो ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई, जो मेरे थ्रू मतलब या विधायक जी के आशीर्वाद से भाई मेरे थ्रू रूट हो गया आज ये यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया। वहाँ पे साफ सफाई भी है, कटिंग भी होती है, पौधों की भी सब देख रेख होती है, पानी भी देते हैं, ट्यूबवेल नहीं था वहाँ ट्यूबवेल भी लगवाया वहाँ पे। मतलब बड़ा अच्छा लगता है भाई, जैसे ये एक लोग वहाँ पे सैर करने आते हैं उनको एक स्वच्छ माहौल मिलता है, या कि वहाँ पे गंदगी नहीं होती। मतलब इसी तरह से मैं अपना कहूँ 4 वार्ड में हम रहते हैं, वहाँ पे लोगों को एक पुरानी तहसील होती थी वहाँ पे, तो वो खंडर की तरह वहाँ पे लोग काफ़ी नशा करते थे। तो वो भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं आपको कहूँगा। मार्केटिंग बोर्ड की जगह थी वो, उन्होंने हमसे 9.5 करोड़ रुपए डिमांड करे उस चीज़ के लिए कि भाई आपको अगर कमेटी को ये चाहिए तो खरीद तो लो हमसे हाँ। 9.5 करोड़ दे के। लेकिन हम विधायक जी का फिर धन्यवाद करना चाहेंगे, उन्होंने बिना किसी मतलब ट्रांजैक्शन के फाइनेंशियल उन्होंने हमें हैंड ओवर कर दी कि भाई आप इस पे पार्क बनाओ, चिल्ड्रन पार्क, और उसको मेंटेन कमेटी करेगी, कमेटी बनाएगी, प्रॉपर्टी मार्केट कमेटी की रह जाएगी। अच्छा, वो लेकिन हमने मेंटेनेंस का काम आपके पास आ गया। तो हमें तो सुविधा देने से मतलब है डेफिनेटली कि भाई हमने पब्लिक को सुविधा देनी है। कागजों में अब वो जमीन हमारे पास है या क्या फर्क पड़ता है? ये भी एक बहुत बड़ा एफर्ट विधायक जी का रहा, और जिससे वहाँ के आज हमने वहाँ पे काम थोड़ा शुरू भी करवाया है। मार्केटिंग बोर्ड ने उसकी 4 दीवारी कर दी है, वहाँ पे उसको लेवल कर रहे हैं लैंड को। तो मतलब एक जाके कल मैंने देखा था वहाँ पे काफ़ी सुंदर और इतने बड़ी अब जगह लगती है वो, जैसे पहले छोटी सी लगती थी। और जो आसपास का उसकी सारी कॉलोनी है, बजाज कॉलोनी होगी, उनको सबको लाभ मिलेगा। अगर वो अपने जो 4 वार्ड की कॉलोनी होगी, सिंगला लेन होगी, इतना बेनिफिट मिलेगा उनको। कब तक वो आ जाएगा वो लोगों के लिए, कब तक खुलेगा वो देखो अभी 4 दीवारी होगी उसकी, उसमें फीलिंग होगी है, अर्थ फीलिंग हो रही है। उसके बाद इसमें जब बनना शुरू होगा तो उसमें मेरे ख्याल 1 साल का समय तो लग जाएगा। हाँ। लेकिन ऐसा बनेगा वो पार्क, मतलब जो सब जैसे अब रेलवे स्टेशन के पास पार्क देखा आपने, जबरदस्त। तो इस तरह की मतलब अभी इस तरह के पार्क की घरोंडा में कोई और भी योजना है इसके अलावा? 3 पार्क ही हैं अभी, जैसे एक तो हर्बल पार्क हो गया, एक इधर चिल्ड्रन पार्क की योजना है, और एक जो रेलवे स्टेशन के पास काफी लोग वहाँ पे भी मतलब स्वास्थ्य लाभ उठाते हैं। तो मतलब पर्यावरण को लेके आपका क्या नजरिया है? क्योंकि जिस तरह से AQI बढ़ रही है, अभी दिल्ली में के अंदर 700, 800, 900 तक चला गया, और पूरे वर्ल्ड के अंदर हम बहुत ही खतरनाक स्थिति हम कह सकते हैं। हैजर्ड्स है, इतनी हेल्थ इशू हो रहे हैं, सांस की तकलीफ बढ़ रही है, स्किन की तकलीफ बढ़ रही है लोगों के अंदर। और घरौंडा के अंदर, क्योंकि घरौंडा भी NCR में आता है, तो यहाँ भी उसका प्रभाव देखने में मिल रहा है। 500-600 तक तो कभी कभी AQI यहाँ भी चला जाता है। तो हम घरौंडा को और ग्रीन बनाने के लिए, क्लीन बनाने के लिए, पर्यावरण के लिए और क्या कर सकते हैं, और आपकी क्या योजना है इसको लेके? घरौंडा शहर में देखो, जो शहर है अपना, इसमें समस्या ये है यहाँ पे कोई इस तरह की लैंड नहीं है जहाँ पे ग्रीनरी मतलब ज़्यादा क्रिएट कर सके, गवर्नमेंट लैंड नहीं है जैसे। और जैसे डेवलपमेंट होती है मतलब उसमें फिर पेड़ की कटिंग वगैरह ये चीज़ें चलो हमें ही नुकसान पहुँचाती है, जो पहले भी डेवलपमेंट हुई है बढ़ता है तो उसमें चाहिए भी होता है। लेकिन हम तो सबसे यही अपील करते हैं जहाँ पे भी वो ग्रीनरी कर सकते हैं, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे जहाँ पे भी जगह मिले, हम भी इसमें एफर्ट करके करते हैं जहाँ पे भी हमें कई बार समय मिलता है ग्रीनरी करने का। तो जगह की मुझे लगता है भाई जो घरौंडे में ऐसी कोई पर्यावरण के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट लेके आए नहीं, तो इसमें इस तरह लोगों को की जागरूक करने के लिए अगर कमेटी की तरफ से कोई ऐसा वो आ जाए कि वो घर घर के अंदर, क्योंकि छत तो हर घर के, चाहे बेशक जमीन नहीं है हमारे पास, छत तो हर के पास है, वहाँ भी वो थोड़े किचन गार्डन बना ले, कुछ पौधे लगा ले, तो उससे ही काफी फर्क पड़ जाता है छोटी छोटी चीजों से। देखो अवेयर तो हम करते रहते हैं समय समय पे और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन एफर्ट हमें खुद को भी करने पड़ते हैं इस चीज़ के लिए। खाली मतलब हम जागरूक करें आदमी को, लेकिन उसके बाद वो कितनी एफर्ट करता है उस चीज़ को अपनाने में। अब मैं अगर बात करना नहीं चाहिए, वैसे जिस तरह से हम साफ सफाई कराते हैं शहर में, हमें बड़ी समस्या आती है। जो लोग मेन बाजार के नाले हैं ब्लॉक हुए रहते हैं, लोग क्या करते हैं, कूड़ा झाड़ू मारेंगे अपनी वहाँ से निकाल के शॉप से नाली में डाल देंगे, चाहे उसमें पनी है चाहे कुछ भी है, लेकिन ये जाके आगे पर्यावरण को इतना नुकसान पहुँचाती है। आप उसको इकट्ठा करो अलग अलग डस्टबिन में, गाड़ी आती है वहाँ पे, रिक्शा आती है, सूखा गीला कचरा अलग अलग दो, हमें भी एफर्ट करने पड़ चाहिए मतलब। लेकिन हम देखते हैं ब्लॉकेज है सीवर में। अब कई बार होता है भी सीवर में पानी की लाइन जोड़ देते हैं, कई बार मजबूरी में करनी पड़ती है, वैसे जोड़ नहीं सकते, लेकिन सीवर ब्लॉक हो जाते हैं। सीवर क्यों ब्लॉक होते हैं, वो कहते हैं जी आपकी नाली से सारी पनियाँ पुनियाँ सब इसमें ही आ रही हैं। कई बार बोरिया मतलब सीमेंट की बोरिया, ऐसी ऐसी चीज़ें निकलती हैं कि हम देखते हैं, पता चला पहले तो हमें भी नहीं पता था। तो लेकिन इसके लिए लोगों को पर्यावरण के लिए ही प्लास्टिक, जैसे अभी भी काफ़ी प्लास्टिक यूज़ करते हैं, तो उसके लिए खुद भी अपने मन में भी जागरूकता लानी पड़ेगी इसके लिए भी, पर्यावरण को बचाना है, ग्लोबल वार्मिंग से बचना है। नहीं तो मतलब ये आगे वाले जनरेशन जो आ रही है इनको बहुत दिक्कत होने वाली है, पानी की भी समस्या होने वाली है। बिल्कुल, कि जल भी दूषित है, वायु भी दूषित है, अच्छा धरती का तो दम घुटता जा रहा है। तो दोस्तों, ये हमारे प्रधान जी ने बड़ी अच्छी बात करी है कि
सरकार के भरोसे, कमेटी के भरोसे सारे काम नहीं हो सकते। हमें भी आत्म जागरूकता के लेवल पे बहुत काम करना पड़ेगा। हम अपने घर की भी तो सफाई करते हैं ना, तो हम अपने आस पड़ोस की सफाई क्यों ना रखें। और प्लास्टिक की जहाँ तक बात है तो पूरी दुनिया के अंदर प्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। हम सबको पता है कि हम खतरे के ज्वालामुखी के ऊपर बैठे हुए हैं। आने वाले 20-25 सालों में 2050 तक रहते रहते हमारी धरती रहने के लायक नहीं रहेगी। कार्बन उत्सर्जन इतना बढ़ रहा है, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत सारे जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनके पार्टिकल्स हवा के अंदर इतनी जहरीली हवा को बनाते जा रहे हैं, हमारा दम घुटता जा रहा है। तो आने वाला समय हम अपनी पीढ़ी को क्या संदेश देंगे और क्या ऐसी धरती उनको देकर जाएंगे। तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, और जो हम कचरा गीला सूखा अलग अलग नहीं कर पाते हैं उसको थोड़ी सी मेहनत लगती है, अलग अलग उसको उसमें डालें, और जो कमेटी की जो गाड़ी आती है उसके अंदर वो रखें। और नालियों को साफ रखने के लिए कूड़े को कभी भी नालियों में ना डालें। जैसे हम प्लास्टिक डाल देते हैं, बोरियां डाल देते हैं, उसको पशु भी खाते हैं और हमारा सीवरेज सिस्टम भी ब्लॉकेज हो जाता है, तो उससे कितना नुकसान होता है। और छोटी छोटी आप घरों के अंदर पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे जितने आप लगा सकते हैं उतने आप लगा सकते हैं। तो नैतिक जिम्मेदारी हमारी भी, हमें भी ये बात सीखनी होगी, हमें भी प्रशासन के साथ मिलकर उनको सहयोग देना होगा, तभी हम अपने समाज को, अपने घरोंडा को और ज़्यादा बेहतर बना सकेंगे। चेयरमैन साहब, हमारे यहाँ ये तो हमने बात करी पर्यावरण की, इस घरोंडा के विकास की, एक एनक्रोचमेंट की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। लोग ना सड़कों पे, चाहे वो बाजार है, चाहे वो रेलवे रोड है, चाहे पूरा घरोंडा है या बाकी जगह भी, पूरे उसके अंदर यहाँ भी कमेटी का भी एक अपना स्तर है, क्योंकि लोग, आपकी भी एक थोड़ी मजबूरी हो जाती है कि लोग जानकार होते हैं सारे के सारे, ज़्यादा हम कुछ कह भी नहीं पाते, और ज़्यादा कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो चीज़ें अदर वे चली जाती हैं, दूसरी तरफ वो रास्ता निकाल लेती हैं। तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है कि ताकि मिलजुल के हम लोगों के साथ मिल के, प्रशासन मिल के इस चीज़ से, क्योंकि हर आदमी पे गाड़ियाँ हो गई हैं। आज से हम अगर 20 साल पुरानी बात करें तो गाड़ियाँ बहुत कम होती थी, इवन स्कूटर, मोटरसाइकिल बहुत कम होते थे, लोग पैदल चलते थे या साइकिल पे चलते थे, तो इतनी ज़्यादा बाजार हमें छोटे नज़र नहीं आते थे। लेकिन बाजार, अब जब बाजार में चलते हैं कुछ तो लोगों के व्हीकल खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग सामान 2-2, 3-3, 4-4 फुट बाहर निकाल देते हैं, तो चलने वालों के लिए तो बड़ी समस्या आती है। और जाम वाली स्थितियाँ घरोंडे जैसे कस्बे के अंदर जो कभी नहीं होती थी वो यहाँ भी लगने लगी है। तो उसके लिए प्रशासन के स्तर पे हम क्या कर रहे हैं, या लोगों को जागरूक के स्तर करने के स्तर पे हम क्या कर रहे हैं, या क्या हो सकता है? इसके लिए मैं फिर वही पहले वाली बात कहना चाहूँगा, इसके लिए हमारी भी खुद की नैतिक जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि हर एक चीज़ प्रशासन के डर से नहीं होनी चाहिए, खुद को भी फील होनी चाहिए वो चीज़। अब जो आपने बात करी भाई जाम की, अब जो रेलवे रोड पे या कहीं भी, मैं कहूँ रायपुरा रोड पे या तकिया बाजार में, SD मंदिर मार्केट में, क्या होता है, दुकानदार जितनी जगह होती है, पहली तो वो इंक्रोचमेंट क्या करता है, जो अपनी जगह होती है, जो सीढ़ी या रैंप बनाता है, चाहे हम कॉलोनीज में भी जाए, वो अपनी जगह तक पहले घर बनाता है, फिर जो रैंप निकलना होता है वो सड़क की जगह पे निकलता है। ऐसी दुकान की बात है, जो दुकान जहाँ तक है वहां तक तो दुकान है, उसके बाद जो स्टेप्स होते हैं वो सारे सड़क के ऊपर होते हैं। होना ये चाहिए कि वो अपनी जगह में स्टेप निकाले। वैसे जो अगर मतलब कोई भी कॉलोनी है या कोई भी डेवलप होती है, अगर वो जितनी चौड़ी आप सड़क बना दो, लेकिन जब उसमें रैंप दोनों साइड निकल जाएंगे तो बीच में वो 10 फुट कम हो जाएगी। हाँ, वो आराम से दोनों तरफ मिनिमम है तो। मिनिमम 10 फुट। और आजकल क्या हुआ है भाई, लोग हाइटेड मकान बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो रैंप जो पहले 5 फुट का निकलता था वो 8-8, 9-9 फुट का निकलता है, क्योंकि जब हाइट ज्यादा हो जाएगी घर की तो वो फिर रैंप लंबा देना पड़ेगा, नीचे तक जाएगा। तो मतलब पहले तो हमें अपनी सोच थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए। रिक्वेस्ट ही है, मैं तो ये सबसे अपील ही कर सकते हैं जी। और इसी तरह से जो इंक्रोचमेंट है, मुझे लगता है भाई दुकानदार को शायद ऐसा लगता है कि भाई अगर मेरा सामान बाहर होगा तो ही वो बिक पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल, जिसको जहाँ से लेना है सामान वो वहीं से लेता है। मेरे को ऐसे लगता है कि भाई जैसे एक दुकानदार ने सामान बाहर रखा तो दूसरा लगता है भाई मैं इससे और चेंज बाहर रखूँ ताकि मेरा इससे आगे हो जाए, मेरा ज्यादा दिखे। यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि साइकोलॉजी काम करती है कि जो दिखता है वो बिकता है, जबकि ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति को पता है कि किस दुकान में क्या सामान मिलना है, क्या मिलना है, मैंने कहाँ से क्या लेना है। और मुझे ऐसा भी फील होता है बाय चांस अगर वो कभी अपनाए इस चीज को कि भाई अपना सामान है जो दुकान के अंदर ही रखे, तो बंदा जिसको रुकना होगा ना, मतलब उसके बाहर ही आके उसको जगह भी मिलेगी रुकने की नहीं तो कई बार होता है भाई सामान बाहर है, उसके आगे पहले कोई बाइक खड़ी है या कोई गाड़ी खड़ी है, तो वो कहता है आगे आगे जाता है, फिर वो मन ने शायद उसकी दुकान छोड़ के आगे वाले से ही सामान ले ले जहाँ जगह मिले। तो मुझे तो कुछ ऐसा फील होता है, ट्राई भी करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन हम भी चलो एक ऐसी पोजीशन पे है कि भी जबरदस्ती
अदर वे फिर कोई ले लेता है, जैसे आपने भी बोला कि भाई फिर वो लगता है भाई इसको पता नहीं क्या दिक्कत है, भाई पहले तो ऐसे ही चलता आ रहा था। लेकिन कभी ना कभी मुझे लगता है भाई समझ आएगी ये चीज़, और जब हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो सड़कें, हम रात को निकलते हैं रेलवे रोड पे या रानीपुरा रोड पे या जीट रोड पे या कहीं पे भी, रात को तो लगता है क्या ये वही रेलवे रोड है कि भाई जो इतनी चौड़ी है। हाँ, वो चौड़ा है, लाइटें और लगी दिन है, में सुंदर वहाँ से एक लगता है। गाड़ी भी क्रॉस नहीं कर पाती, इतना मतलब हो गया है, मतलब अब अच्छा, बहुत सारे encroachment है। लोग रेलवे रोड पे मैंने देखा है कि गाड़ी भी अपनी दिन में वो बीच में जो डिवाइडर है उसके बीच में खड़ी कर देते हैं, बिल्कुल। जो यू टर्न बनाया था वो U-turn यू टर्न है, नहीं है, वो U-turn अब वो नहीं है, पार्किंग वो है। पार्किंग है, गाड़ियों के खड़े करने की जगह तो बन ये गई भी एक न्यू सेंस ही है, मैं तो ये कहूंगा कि भाई जो भी Yes. मतलब है, पढ़े लिखे सब है आज के दिन, है। यस यस। तो ऐसा न्यू सेंस नहीं करना चाहिए कि भाई जो टर्न अच्छा, लेगा तो यहाँ कहाँ पे से एक लेगा। बात निकल आती है कि क्या हम घरोंडा में कोई ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि एक अलग से इस तरह की पार्किंग बाजारों के आसपास, रेलवे रोड के आसपास बनाई जा सके, और लोगों को ये मैसेज हो भी गाड़ी खड़ी करके वहां पे जाएं, बाजार में थोड़ा पैदल भी चलेंगे इस बहाने से लोग। ऐसा है, हम भी सोचते हैं, लेकिन वही समस्या आती है जगह की। अगर ये चलो कहना नहीं चाहिए, जो चीज़ होती है अच्छे के लिए होती है। अगर जब ये यहाँ पे फ्लाईओवर फ्लाईओवर बन रहा बना था, था, हाँ। अगर ये पानीपत के पैटर्न पे बनता, पिलर के बेस पे बनता, तो वो नीचे तो पार्किंग आज घरोंडा में इतनी समस्या न होती जो आज के दिन है। तो वहाँ पे हम पार्किंग भी यूटिलाइज कर सकते थे, रेडी वालों को भी, फड़ी वालों को भी जगह दे सकते थे बना के वहाँ पे कि भाई आपने यहाँ पे खड़े होना है, यहाँ पे अपना रेडी लगानी है। तो मतलब बहुत सारे हाँ, रोजगार भी मिलता, solution पार्किंग भी हो जाती, जाते हैं, हाँ। ग्रीनरी भी हो जाती, ग्रीनरी भी हो सुंदर भी जाती, लगता, सुंदर भी लगता। आर पार दिखता। अभी तो एक तरफ घरोंडा दो हिस्सों में बढ़ गया अब हमारा जो इससे। है अब दो हिस्सों में बढ़ चुका है। अब उसमें अगर कुछ ये कर भी नहीं पिलर सकते। डिजाइन पे होता है तो मतलब जो भी सरकार जैसे जिसने भी बनवाया, मतलब उस टाइम पे चलो ये कह लो भाई यहाँ पे राजनीतिक जिम्मेवारी भी नहीं थी उनके पास, यस यस। लेकिन अगर कोई फिर भी ध्यान देता मतलब या कुछ करता तो आज हमारा घरोंडा ऐसा ना होता, दो हिस्सों में ना बटा दो होता, हिस्सों में ना बटा। ना पार्किंग की समस्या यहाँ पे होती, ना स्ट्रीट वेंडर्स की होती। ऐसा ऐसा कोई प्रोविजन अभी है हमारे पास कि इसको हम दोबारा से पिलर पे लेके जाए? ये एक बहुत ही मुश्किल है। देखो, या तो कोई घरोंडा से पहले बाईपास बने, जो बड़ा ट्रैफिक, आप समझो ना आज के दिन bypass ट्रैफिक हो कितना जाए। है। हाँ। अगर हम यहाँ इसको डाइवर्ट, फिर घरोंडा में वैसे ही इतना जाम रहेगा जो कभी देखा भी नहीं होगा, क्योंकि जो इसकी कंस्ट्रक्शन दोबारा अगर हम करेंगे तो फिर तो पता नहीं लोग कितनी समस्या लोगों को आएगी। उसके लिए तो यही है भाई, पहले या तो कोई घरोंडा से आउटर बाईपास बने, हैवी ट्रैफिक डाइवर्ट हो उस पे, फिर कभी ना कभी भाई उसके बाद जाके इसको हाँ। दोबारा से नहीं रिफॉर्मुलेट तो मतलब ये और भी ज्यादा जी का जंजाल बन जाएगा यहाँ पे। हाँ, वो डेफिनेटली इतना, क्योंकि वो जिट रोड है तो वो ट्रैफिक इतना ज्यादा हो जाएगा। कैसे कैसे मेन ट्रैफिक है NH1 है, मतलब पूरा मतलब जो मेन कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो NH44 है, कैसे? तो इतना ट्रैफिक इस पे रहता है। तो आज के दिन मुझे नहीं लगता इतना इजी है ये कि भी करना। क्या हमारे पास म्युनिसिपल कमेटी के जरिए रोजगार युवाओं को देने के लिए भी कुछ प्रोविजन होते हैं? क्योंकि आजकल बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वैसे तो ये रोजगार का मुद्दा स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल राष्ट्रीय स्तर पे होता है, लेकिन कोई ऐसा प्रोविजन हमारे पास भी होता है कि हम लोगों को रोजगार मुहैया करा पाए? ऐसा तो देखो, कोई कमेटी के पास तो जैसे अब सफाई कर्मचारी हैं, वो एक बहुत ही मतलब लोअर जॉब है, स्वीपर की जॉब है जैसे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, वो भी जॉब कमेटी ही प्रोवाइड करा रही है जितनी जरूरत है। या फिर एक स्ट्रीट वेंडर्स को हेल्प करती है भाई, लाइसेंस बनवा के भाई उनको फंडिंग देती है, जैसे कि भाई आप जो वो रेडी लगाना चाहते हैं उनको 10,000 का लोन दिया, वो जब उसने रीपे कर दिया फिर 20,000 का दे दिया, फिर 20,000 के बाद 50,000 का कर दिया, उसको 1,00,000 का कर दिया भाई, जैसे अपना वो रोजाना मतलब किसी और के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। तो ऐसी जानकारी जागरूकता लोगों में है? हाँ, हमने काफ़ी कैंप भी लगाए हैं, इसलिए काफ़ी स्ट्रीट वेंडर्स को बुलाया भी है लोन, लेकिन उनका इंटरेस्ट इतना रहता नहीं है। लेकिन हमने फिर भी मतलब अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास करके उनको थोड़ा मोटिवेट करके या थोड़ा ज़्यादा जोर भी तो देके भाई आप लो इस कितने लोग इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं आपके पास? मेरे ख्याल दिलाते तो हम बैंक के थ्रू ही हैं वो, लेकिन इसमें हमारा रोल होता है मेन, तो मेरे ख्याल फिर भी बहुत ज़्यादा लोग ऐसे नहीं है जो इस चीज़ का बेनिफिट तो दोस्तों, इस मंच के माध्यम से आप लोगों के लिए ये मैसेज भी है कि आप अगर अपनी रेडी लगाना चाहते हैं, जॉब करना, जो रोजगार पाना चाहते हैं, तो कमेटी इसमें आपकी मदद कर सकती है, बैंक से लोन दिला सकती है। जैसे ही आपको उसको रिपे करेंगे और ज़्यादा लोन आपको मिल जाएगा। तो एक ये मैसेज है प्रधान जी की तरफ से, उसका आप लाभ ले सकते हैं, कमेटी में जाके अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके लिए आपको अपने 2 साल के राजनीतिक करियर के अंदर कोई ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ा जो आपको लगा कि ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, मैं क्यों आया राजनीति में? कभी ऐसी कोई समस्या क्रिएट हुई? समस्या 1-2 बार ऐसे लगता है कि भाई जैसे हम कुछ अच्छा काम के लिए स्टेप उठाते हैं, लेकिन देखो विपक्ष हर जगह होता है, तो कई बार विपक्ष अच्छे काम को भी
मतलब अप्रिशिएट ना करके मतलब उसमें नेगेटिविटी फैलाता है नेगेटिविटी और लोगों को पुलिंग मतलब करता है उसके लिए। तो वो फिर कहीं ना कहीं लगता है कि यार मतलब एक इतनी मतलब आगे निकल की राजनीति की भाई आप एक अच्छा काम कर रहे हो तो उसमें भी आप साथ नहीं दे सकते, उसमें भी लोगों को गलत नेगेटिविटी फैलाना उसमें। चाहे मैं कहना चाहूँ तो मतलब एक रेडियो वालों के लिए हमने एक उनसे सजेशन लेके भाई कैसे आपको हम कहीं स्पेसिफिक जगह प्रोवाइड कर दें कि भाई जैसे आप थोड़ा 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 एडजस्ट हो जाओ, और ये जो जाम लगता है जिस तरह से या वो लगता है तो उसमें लोगों को भी जो समस्याएं हैं वो ना आए। तो इस तरह का एक स्टेप पहले भी करना चाहा था, लेकिन उसको जैसे ही स्टार्ट करा तो उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू करवा दिया विपक्ष वालों ने। विपक्ष ने कमेटी आके धरना दे दिया, कोई कॉन्स्टिट्यूशन खोल के बैठ गया भाई कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आप चैप्टर पढ़ाने लगा। तो मतलब फिर कहीं ना कहीं फील होता है भाई क्या राजनीति यही है, मतलब कि भाई एक कम से कम आज का जो मुझे लगता है आने वाला युवाओं के हाथ में जो बागडोर आ रही है भाई ऐसी सोच होनी चाहिए भाई जो अच्छा काम कर रहा है तो उसमें हमें सपोर्ट करनी चाहिए। उसमें राजनीतिक एंगल ना लेके आए, उसमें सबको मिलके साथ चले। जब घरोंडा के विकास, घरोंडा हम सबका है ना, आज हम पद पे हैं, कल दूसरे लोग पद पे होंगे, तो सारे मिलके हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो पक्ष है चाहे पक्ष है। ठीक है, जहाँ हमें राजनीति करनी है हम उस स्तर पे राजनीति भी करें, क्योंकि राजनीति का अपना एक काम है। लेकिन जहाँ पे घरोंडा के विकास की बात है, जहाँ हमारे आगे बढ़ने की बात है, जहाँ समाज के फायदे की बात है, जहाँ समाज के बड़े डेवलपमेंट की बात है, वहाँ तो हम सारे लोग, चाहे वो पक्ष है चाहे वो विपक्ष है, महिला है, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सारे के सारे साथ आए और मिलके इस विकास की रफ्तार को और आगे बढ़ाने में हेल्प करें। तो ये एक मैसेज जाना चाहिए, है ना, जो जैसा आप भी कह रहे हैं कि सारे मिलके काम करें। अपील है भाई जो अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट करो, और अगर कोई हम गलत काम करते हैं तो उसका विरोध भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, करना ही चाहिए। देखो विपक्ष की भूमिका क्या है, गलत काम का विरोध करना ही चाहिए विपक्ष को। विपक्ष का काम ही है, अगर वो नहीं करेगा तो सत्ता पक्ष के अंदर तानाशाही आएगी, और तानाशाही बर्दाश्त की भी नहीं जानी चाहिए। लेकिन अच्छे काम के लिए अगर विरोध के लिए विरोध किया जाएगा, अगर हर बात का ही विरोध करना है, ये वाली मानसिकता रहेगी, फिर तो विकास कभी नहीं होगा। एक नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? आप क्या देखते हैं कि जो आपको लगता है कि मैंने 2 साल के अंदर ये सबसे अच्छा काम किया है? मेरे को जो लगता है कि जो हमने विधायक जी के साथ जो हमारे शहर की सबसे प्रमुख समस्या थी कॉलोनीज वाली, जो मुझे जो लगता है भाई मेरे बनने के बाद 15 कॉलोनी अप्रूव्ड हुई हैं और 8 कॉलोनी और ऊपर गई हुई हैं, तो मुझे ये अपने कार्यकाल में अपने आप के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है। बाकी तो चलो कार्य चलते ही रहते हैं डेवलपमेंट वर्क्स के, और होते भी रहेंगे वो तो, ये आधारभूत एक जरूरत है, यही एक आधार है जिसके बेस पे फिर मैं आगे और सुविधाएं दे सकता हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है भी मेरे समय में भी मतलब 23 कॉलोनियाँ अप्रूव्ड हो रही हैं। और एक समस्या और थी यहाँ पे लोगों की, जो पिछले समय में कॉलोनी अप्रूव्ड हुई थी 2018 में, उसमें कोई कंडीशंस थी गवर्नमेंट की भाई 50% मतलब बना हुआ एरिया होना चाहिए, उसके कंस्ट्रक्टेड एरिया होना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या था, तो जैसे अगर हम पूरा 1 एकड़ लेते थे तो उसके अंदर 40% आता था बना हुआ एरिया। तो फिर जो भी प्रयास रहे सरकार के, विधायक जी के, हमने जो उसके खाली एरिया था उसको कट करके उसके अंदर से जिगजैग वे में कॉलोनीज अप्रूव्ड करा दी। उसका फायदा ये हुआ कि वो कॉलोनी अप्रूव्ड होगी, नहीं तो वो भी कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं होनी थी। और नुकसान ये हुआ आज के दिन जो दिखता है वो कहता है भी मेरे इधर वाला तो अप्रूव्ड है, मेरा प्लाट अनअप्रूव्ड है। तो उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न तो बेसिक यही था कि भाई वो 40% 50% बन गया। तो दोस्तों ये फॉर्मूला तो बहुत बढ़िया है भाई, एक कॉलोनी पास नहीं हो रही थी लेकिन इसको थोड़ा सा हमने बदलाव जिगजैग किया तो वो पास होगी। और आज मुझे और अच्छा लगता है कि वो जो पैचेस बचे हुए थे वो भी विधायक जी के और हमारे प्रयास से वो भी हमने ऊपर भेज दिए हैं, वो भी जल्द पास हो जाएंगे। जैसे तो अगर रघुवीर कॉलोनी में भी कुछ जगह ऐसी है अगर वो उस टाइम पे फॉर्मूला ना अपनाते तो ना तो वो अप्रूव हो पाती, पास नहीं हो पाती। और आज तो ये फॉर्मूला पहली बार घरोंडा में इम्प्लीमेंट हुआ या पहले भी कुछ ऐसा होता था? नहीं, पहले कभी किसी की कॉलोनी नहीं अप्रूव कराई आज तक। तो पहले फॉर्मूला तो क्या लगाएगा कोई पहले? नहीं, कहीं और, घरोंडा के अलावा कहीं और तो मुझे नहीं लगता। देखो मुझे तो हाँ, ये विधायक जी की सोच थी नई इनोवेशन कि भाई क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि भाई ये कंडीशन भी फुलफिल कर दे और कुछ लोगों को सुविधाएं भी मिल। दोस्तों जब हम इस मानसिकता से काम करना चाहते हैं कि हम समाज को कुछ दें, तो ग्रोथ माइंडसेट काम करता है और वो चीज़ निकल आती है, क्योंकि प्रकृति भी आपका साथ देती है। फिर आपका लॉजिकल ब्रेन नए नए फॉर्मूले देता है, जैसे ये जिगजैग वाला फॉर्मूला निकला और घरोंडा की कॉलोनियाँ पास हुई। अभी आपका कार्यकाल 3 साल का बचा है, लगभग पौने 3 साल का। तो उसमें क्या आपकी प्राथमिकताएं हैं? घरोंडा को कहाँ देखना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो यही है कि भाई जो कॉलोनीज अप्रूव्ड हुई हैं, अप्रूव्ड तो होगी है तो विधायक जी ने करा दिया, उसके अंदर अब जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे पानी की है, चाहे सीवर की है, चाहे सड़क की है, फिर लाइटिंग की है, तो ये भी मैं उसमें जल्द से जल्द पूरा कराऊं ताकि भाई वो काम कंप्लीट हो जाए। ये ना हो कि भाई कॉलोनी अब पास हुई
और काम फिर आगे आने वाले समय में पता नहीं 4 साल बाद हो रहा है कि 5 साल। ये भी विधायक जी के साथ मिलके इसको जल्द से जल्द वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं भी दूँ। और इसी तरह से मतलब साइड बाय साइड हम कोई ब्यूटिफिकेशन के काम भी करते रहते हैं। तो इसी तरह से एक रेलवे रोड का प्रोजेक्ट है हमारा डिवाइडर का, उसका सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट हमने डाल रखा है दिव्य नगर योजना में। तो उसका भी डिवाइडर वगैरह जो है दोबारा से वो बनेगा और उसमें ग्रीनरी कह लो, लाइटिंग कह लो, वो चीज़ें हम लेके चल रहे हैं भाई, एक सुंदर रूप रेलवे रोड को देने का वो भी हमने तैयार करा है। इसी तरह से यहाँ पे जब हमने देखा ये फ्लाईओवर जो बना हुआ है, इसमें से बरसात के समय में काफ़ी मिट्टी ऊपर से नीचे आ जाती है और सारी सड़कों पे आती है, वो इससे पुल की भी कमजोरी होती है जो हमारा फ्लाईओवर है। तो उसका भी एक प्रोजेक्ट हमने चलाया था, उसको जो नीचे सर्विस लेना है, जो पुल के साइड में जो ऐसे स्लोप करके आ रहा है जो मतलब कि भाई यूजेबल जगह नहीं है, तो वहाँ पे रिटेनिंग वॉल बना के उसको और वाइडनिंग करी जाए ताकि जाम की स्थिति और कम हो। ये भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वो भी हमारे सहयोग या हमारे साथ मिलके NHAI करेगा, तो वो भी एक बड़े रिलैक्सेशन होगा। जो आज हमें कहीं ना कहीं से पुल बैठ भी जाता है, एक्सीडेंट के भी चांसेस रहते हैं, तो जो कच्चा एरिया है उसको कवर करके सौंदर्यीकरण करना उसका, और जितनी वाइडनिंग हम उसकी कर पाए ताकि भी ट्रैफिक और फ्रीक्वेंटली मूव कर पाए, एक वो हमारा प्रोजेक्ट है जो मतलब ब्यूटिफिकेशन कह लो या सौंदर्यीकरण अपना शहर का। इस तरह के प्रोजेक्ट्स हम माइंड में है। ऐसे ही फुडलक रोड पे जो हमने डिवाइडर बनवाया था उसका सौंदर्यीकरण करना है, लाइटनिंग करनी है वहाँ पे। तो इसी तरह के प्रोजेक्ट्स हमारे लाइन में है। मतलब ग्रोंडा को पेरिस बना के दम लूंगा। नहीं, कोशिश तो यही है। अच्छा, इस स्मार्ट सिटी बनाने की योजना में, सुंदर शहर को बनाने की योजना में कहीं आम आदमी की भागीदारी, समाज की भागीदारी, लोगों की भागीदारी भी किसी तरह से कमेटी के साथ मिलकर हो सकती है? कुछ ऐसा भी सोचा आपने कभी? एक ऐसा प्रोजेक्ट हमने सोचा था कि भाई जिस तरह का ये हम अब हाईवे की वहाँ पे सौंदर्यीकरण करेंगे, तो इसकी भी कुछ कुछ पार्ट जैसे डिवाइड करके 100 मीटर का पार्ट कर दिया, कहीं 150 का कर दिया, तो किसी संस्था को दे दें या बड़ी जो हमारी यहाँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है उनको दे दें कि भाई वो इसको मेंटेन करें। तो इस तरह का हमारे माइंड में बातें चल रही हैं और मतलब आने वाले समय में सोच रहे हैं कि भाई इस तरह का हम प्रोजेक्ट लेके आए कि भाई जो अपने आप ही उसको मेंटेन करे, तो उनकी भी जिम्मेवारी बढ़ेगी, भागीदारी बढ़ेगी, आप यही कह लो। इसके साथ साथ चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बिजनेस हब्स हैं बड़े बड़े, तो इस तरह का या कोई और भी लेना चाहे, मतलब इस तरह का हम एक सोच रहे हैं प्रोजेक्ट्स कि भाई और सौंदर्यीकरण में भागीदारी सब शहरवासियों की भी हो। कोई भी महान काम करने के पीछे आपका परिवार आपके साथ होता है, उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो आप बिजनेसमैन भी हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में भी बड़ी जिम्मेदारी है, तो परिवार की कितनी बड़ी भूमिका रहती है? क्या सपोर्ट वहाँ से मिलती है, क्या प्रेरणा वहाँ से मिलती है, क्या वैल्यू सिस्टम वहाँ से मिलता है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है? सपोर्ट तो देखो पूरी है फैमिली की। अब जो बिजनेस मैं दोनों संभालता था, सारे फैक्ट्रीज हैं, जैसे मेरे पास 2 पेट्रोल पंप है और भी बिजनेसेस हैं जो खाली मैं ही संभालता था, आज वो जिम्मेवारी मेरे पापा ने ले ली है। अभी उल्टा हो गया, जब वो राजनीति करते थे तो आप बिजनेस संभालते थे, अब आप बिजनेस राजनीति कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा उनकी मैं हिम्मत मानता हूँ इस चीज में कि भाई आज 76 ईयर की एज में वो फार्मिंग भी संभाल रहे हैं, आड़त का काम है वो भी संभाल रहे हैं, पेट्रोल पंप भी संभाल रहे हैं, दोनों फैक्ट्रियों में भी वो जाते हैं। मेरे को तो मतलब मैं जाना भी चाहता हूँ, मेरे को मतलब लगता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं समय ऐसा हो जाता है अलाउ नहीं करता कि अपने ऊपर ध्यान देना। तो इसी तरह से चाहे फैमिली, मेरे वाइफ की बात करें, बच्चों की बात करें, तो वो भी पूरा सपोर्ट करते हैं। मतलब मेरा जो काम है पीछे से जो है वो पूरा टेक केयर करते हैं। मेरा बेटा भी अब जैसे बाहर स्टडी कर रहा है, मैं उसका एडमिशन कराने में भी नहीं किया, तो वो मेरी वाइफ ने सारी स्टडीज उसकी देखी भाई किस तरह से कहाँ एडमिशन कराना है। तो मतलब बैक सपोर्ट है, तो इसलिए मैं भी आगे सेवा कर पा रहा हूँ। तो बहुत बड़ा रोल है मेरी फैमिली का इसमें सारों का। चलते चलते आप हमारे युवाओं को, शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे मैं तो यही अपील करना चाहूँगा, जो युवा है हमारे अच्छे से पढ़ाई करें। आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने दिया आपको पिछले 10 सालों में, अच्छे मतलब सारे गवर्नमेंट स्कूल्स की जो सिचुएशन बदली है, पढ़ाई का एक एटमोसफियर बनाया है, तो मैं तो ये कहूँगा भाई आप अपना अच्छे से पढ़ाई करें। और जो एक नौकरी के लिए भी मैं कहूँगा भाई इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने क्रिएट करा है कि भाई आपको बिना खर्ची और बिना पर्ची के जो जॉब मिलनी शुरू हुई है। क्योंकि मैंने भी पिछले 2.5 सालों में देखा है, मैं कहीं जाता हूँ गांव में, पता चलता है भाई यहाँ पे मेरा बच्चा लग गया, और वो इतने गरीब परिवार से होता है। मतलब अगर हम सोचें कि भाई पैसे देंगे, वो कभी पैसे ऐसे परिवार मैंने देखे हैं। एक बच्चा हमारे कोंड गांव से लगा, तो वो कहता मैं किसका धन्यवाद करूँ भाई, सरकार पे भी मेरा बच्चा लग गया, उसके खाने के लिए रोटी तक नहीं थी घर में।
तो एक हमारे कार्यकर्ता से मिला, वो उसने कहा जी मैं किसका धन्यवाद करूँ भाई, मेरे को मतलब इतना वो रहा है, धन्यवाद सरकार का करना है। तो यहाँ पे हमारे प्रतिनिधि के रूप में विधायक जी हैं, तो कहता चलो मैं विधायक जी के पास लेके चलता हूँ, क्या कि भाई ये यहाँ पे आगे भाई इनके परिवार को एक ऐसा जो नीडी परिवार है और अपनी काबिलियत के दम पे उसको मिली नौकरी। नहीं तो आज से पहले क्या देख, अभी भी जो हमने देखा इलेक्शन के टाइम में कांग्रेस के नेताओं ने किस तरह से कहा कि भी मैं पहले अपना घर भरूंगा, फिर रिश्तेदारों को भरूंगा, फिर अपने मिलने जुलने वालों को भरूंगा, फिर जनता तो गई। तो जो एटमॉस्फेयर इसने क्रिएट, हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई मैं पढ़ूंगा तो मुझे जॉब मिल सकती है। तो उस कॉन्फिडेंस को बरकरार रखते हुए आपने जो हमें समर्थन दिया तीसरी बारी सरकार को, इंफ्रास्ट्रक्चर और नौकरी के भी मौके यहाँ पे काफ़ी अब जनरेशन होएगी। यूनिवर्सिटी आ गई है हमारे यहाँ पे, मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसमें मतलब बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो हमें 100 मिली है। तो यही मैं युवाओं को तो प्रेरणा ये दूंगा भाई अपना पढ़ें और पूरी मेहनत करके अच्छा जॉब के लिए अप्लाई करें और भगवान पे विश्वास करें और उनको कहीं ना कहीं अच्छी मौका जरूर मिलेगा। और अपने शहर वासियों से ये करूँगा भाई जो हमें एक जिम्मेवारी आप लोगों ने दी है, हम भी आपके सहयोग से शहर को स्वच्छ रखें, एनक्रोचमेंट में हमारा सहयोग करें, साफ़ सफाई में सहयोग करें। और मेरे लायक जो भी हो तो आपके लिए 24 घंटे मेरे लिए खुले दरवाजे हैं, जब मर्जी आएँ, अपने छोटे भाई बेटा जो मर्जी मान के, जो भी समस्या मैं पूरी अपनी तरफ से कोशिश लगाऊंगा और आपको कभी किसी चीज़ का महसूस नहीं होने दूंगा। यही मेरी आप सबसे अपील है। तो राजनीति में आने वाले समय में आप तैयार हैं आगे की बड़ी राजनीति करने के लिए, अपने आप को इस पथ पे अग्रसर करने के लिए? जैसे पहले कहा मैं कोई नेचुरल पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं सरकमस्टांसिस की वजह से राजनीति में आया हूँ। तो आगे आने वाले समय में आप क्या देखते हैं कि बिजनेस मैन दोबारा बनेंगे या पॉलिटिक्स में ही अपना करियर आगे बनाएंगे? जो मुझे आप लोगों ने सेवा का मौका दिया है, मैं चाहूँगा मैं अच्छे से आपकी सेवा करूँ और आगे भी आप मुझे जिस तरह का मौका देंगे तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जो आप कहेंगे मुझे आगे बढ़ने के लिए तो मैं बढ़ूंगा, और नहीं तो मैं सेवा करते ही रहूँगा फिर भी आप सबकी। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये थे हमारे घरौंडा नगर पालिका के चेयरमैन श्री हैप्पी लक गुप्ता जी। बहुत बढ़िया इन्होंने बातें करी और सबसे बड़ी बात है कि चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। कभी भी आप इनसे बात करें, कभी भी घरौंडा के विकास के बारे में बात करें तो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं ये। और इनकी जो कार्यशैली है वो बड़ी अच्छी है। वो एक जैसे एक पॉलिटिशियन होता है उस तरह की भावना और सोच उनकी नहीं है। वो एक युवा हैं और बड़े अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपने कामों को करते हैं। और हम इस मंच के माध्यम से दुआ करते हैं कि उनका राजनीतिक कैरियर सफ़र बहुत अच्छा रहे और आने वाले समय में वो घरौंडा को बुलंदियों पे ले जाने के लिए काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का बियॉन्ड बाउंड्रीज ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ, नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।